हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 11 प्रकाश डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक पार्ट 1 में और कुछ टॉपिक पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम उसके आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 11 चैप्टर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज के कौन से टॉपिक है देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। अभी तक हमने दर्पण के बारे में जाना था, अब हम लेंस के बारे में जानेंगे। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस और आवर्धक लेंस, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्धक लेंस, हैंड लेंस आपने देखा होगा, या बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने ये हर जगह देखा होगा, अपनी बुक्स में बना हुआ या फिर लैब में देखा होगा। ये तो ज्योमेट्री बॉक्स में भी निकलता है आवर्धक लेंस। इससे हम क्या करते हैं, छोटा जो लिखा हुआ होता है उसको हम बड़ा करके देखते हैं, छोटी चीज़ों को बड़ा करके इससे हम देखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस बोलते हैं। छोटे प्रिंट को बड़ा करके दिखाता है ये हमें। संभवतः आपने इसका उपयोग काकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही होता है। आवर्धक लेंस क्या होता है, एक प्रकार का लेंस होता है। ये इस तरीके का होता है, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा। यह आवर्धक लेंस है। तो इसका यूज हम क्या करते हैं, छोटे प्रिंट को पढ़ने में करते हैं। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मे में होता है, दूरदर्शकों में होता है, दूरबीनों, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। चश्मों में और दूरदर्शकों में दूरबीन जो होती हैं दूर का देखने के लिए, और सूक्ष्मदर्शियों मतलब माइक्रोस्कोप में देखने के लिए किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग भी आप अपनी तरफ से देख सकते हैं कि लेंस का और कहाँ कहाँ उपयोग होता है। कुछ लेंस आपको लेने हैं और उन्हें आपको स्पर्श करना है और महसूस करना है कि आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाएंगे। जैसे कि वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, वे उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो जो लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे होंगे, इस तरीके से ये बीच में मोटे होंगे, तो ये कैसे होंगे, उत्तल लेंस होंगे। और जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस करते हैं, जो लेंस किनारों की अपेक्षा क्या होगा, बीच में पतले होंगे, वो अवतल लेंस कहलाते हैं। तो जो बीच में पतला होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये हो गया हमारा अवतल लेंस। तो जो लेंस बीच में मोटा होगा वो उत्तल हो जाएगा, और जो लेंस किनारों पे पतला और बीच में मोटा होगा, किनारों पे मोटा और बीच में पतला होगा, वो हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। तो ये है उत्तल लेंस जो कि बीच में मोटा है, और जो बीच में पतला है ये हमारा अवतल लेंस है। तो लेंस कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। तो दोनों ही लेंस पारदर्शी होते हैं और दोनों से ही क्या होता है, प्रकाश गुजर सकता है। तो देखते हैं इनका यूज़ क्या होता है और किस तरीके से। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। लेंस से हम सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भी भाग पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपने पहले भी देखा होगा, जैसे हम उत्तल लेंस से अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे फोकस करेंगे तो सूर्य की किरण या प्रकाश की जो किरण आएगी यहाँ पर, और वो एक ही केंद्र बिंदु पे सारा प्रकाश एकत्रित हो जाता है और जिससे कि जलने लगता है। तो इसीलिए हमको ये नहीं करना है। तो चलो देखते हैं, हमारा ये है क्रियाकलाप। एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस हमें लेना है। या तो हम उत्तल लेंस लें या हम आवर्धक लेंस लें, और इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखना है। आते हैं इस तरीके से हमें लेंस लेना है, और इसके अकॉर्डिंग हमें सेट कर लेना है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। फिर क्या होगा, एक कागज की शीट लेनी है आपको। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित करना है जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। जब तक कि आपको कागज पर एक चमकीला बिंदु जो प्राप्त ना हो जाए किरणों का, तब तक आपको लेंस को इस तरीके से समायोजित करना है।
फिर क्या करना है, इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रख दीजिए। जैसे ही आपका बिंदु समायोजित हो जाए आप उसको तुरंत वहीं पे स्थिर रख देंगे और फिर थोड़ी देर बाद इसमें लिखा हुआ है कि क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है, तो बिल्कुल थोड़ी देर बाद कागज जलना क्या होगा, प्रारंभ कर देगा। तो उस उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। तो अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लेते हैं। तो अभी हमने उत्तल लेंस का प्रयोग कर लिया, अब हम इसके बदले में क्या करेंगे, अब अवतल लेंस से प्रयोग करेंगे कि अवतल लेंस को जब हम सूर्य की किरण में रखते हैं तो उसका क्या रिएक्शन रहता है, क्या इफेक्ट रहता है, देखते हैं। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? तो जब हम अवतल लेंस को लेंगे तो हमें कोई भी चमकदार बिंदु प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी हम जानेंगे। हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब यानी कि बिंब का मतलब है वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? तो देखो, अब हम देखेंगे कि उत्तल लेंस जो है उस पर पड़ने वाले जो आपतित प्रकाश को अभिसरित कर देता है। अब वो हम रीजन जानेंगे कि उत्तल लेंस से कैसे जलना प्रारंभ कर देता है और अवतल लेंस से क्यों नहीं जलता है। तो मेन रीज़न क्या है, अब हम देखते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है उस पर पड़ने वाला जो प्रकाश है उसको अभिसरित कर देता है, मतलब कि अंदर की ओर मोड़ देता है, और फिर इसीलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत क्या होता है कि जब हम अवतल लेंस से कोई प्रकाश की किरण को डालते हैं, अवतल लेंस पर आपतित करते हैं, तो जो प्रकाश को क्या कर देता है, अवतल लेंस अपसरित कर देता है, बाहर की ओर मोड़ देता है, और इसे ही हम अपसारी लेंस बोलते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम ये उत्तल लेंस हमने बनाया और उत्तल लेंस का यूज करेंगे, तो जैसे इधर से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो ये सारी प्रकाश की किरणें जब इससे गुजरेंगी तो ये सारी एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएंगी, मतलब इसको बोलते हैं अभिसरित होना। ये सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएंगी, और जब सारा प्रकाश एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएगा तो अगर इस बिंदु को हम कागज पे इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे वो जलने लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे उत्तल लेंस, और ये इसकी जो किरणें हैं जो इससे प्रकाश है वो प्रवेश कराते हैं जब हम, तब क्या होता है, अभिसरित हो जाता है। इसी को अभिसरित होना बोलते हैं। और इसके विपरीत क्या होता है कि जैसे हमने अवतल लेंस लिया, अब हम कौन सा लेंस ले रहे हैं, अवतल लेंस ले रहे हैं, और जब हम अवतल लेंस लेंगे और इससे फिर हम प्रकाश को गुजारेंगे, तो जब यहाँ से प्रकाश गुजरेगा तो आप देखेंगे कि ये जो प्रकाश यहाँ से गुजरेगा ये इस तरीके से फैल जाएगा। इसी फैलने को अपसारित होना बोलते हैं कि अपसार हो गया, प्रकाश का प्रसार हो गया, चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा। तो ये किसी चीज़ को जब एक जगह केंद्रित ही नहीं होगा तो किसी चीज़ को नहीं जला पाएगा। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि उत्तल लेंस में प्रकाश अभिसरित हो जाता है इस प्रकार से, और अवतल लेंस में प्रकाश जो होगा वो अपसरित हो जाता है। तो अपसारी लेंस बोलते हैं हम अवतल लेंस को, और अभिसारी लेंस हम बोलते हैं उत्तल लेंस को। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहा होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रियाकलाप है, एक उत्तल लेंस हमें फिर से लेना है और इसे मेज पर रखना है। एक स्टैंड लगाइए, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। तो अभी इससे पहले वाले पार्ट में हमने दर्पण को डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। मेज पर जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने उत्तल लेंस लिया हुआ है और यहाँ से हमने स्टैंड पे इसको लगा दिया, और हम टेबल पर अब हम क्या रखेंगे, 50 सेंटीमीटर से दूरी हम कैंडल रखेंगे, और फिर हम देखेंगे इसका हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप देखेंगे दूरी ज़्यादा है तो प्रतिबिंब किस तरीके का प्राप्त हो रहा है, और जैसे जैसे हम दूरी को घटा देंगे, मतलब लेंस को पास में ले आए हैं, तो अब देखिए किस तरीके का ये हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो जब हमने दूरी को बढ़ा दिया तो प्रतिबिंब हमें बहुत छोटा प्राप्त हुआ, और जब हमने दूरी को घटा दिया तो प्रतिबिंब हमें थोड़ा बड़ा सा प्राप्त हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि ये उल्टा है। तो ये हमारा उत्तल लेंस था कि विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। अब आगे देखते हैं। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर
जो अब इसका क्या निष्कर्ष निकला कि लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त किया है हमने। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। तो आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आपने देखा कि वो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अब क्या करना है, अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बढ़ा देनी है हमें। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस प्रकार मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। अवतल दर्पण के लिए किए गए जो परीक्षण थे, जो क्रियाकलाप थे, उनको जो हमने साड़ी में देखा था कि कैसा वास्तविक बना था, आभासी बना था, उसी तरीके से यहाँ पर भी बन रहा है। तो क्या बिंब की स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा और आवर्धित हो? तो क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? क्या यह वास्तविक है? तो ये सारे परीक्षण आपको पहले भी कराए गए हैं। तो अब आप देखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल लेंस द्वारा हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब कैसा है हमारा? आभासी है। ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति हम उपयोग करेंगे। इसी प्रकार अब हम अवतल लेंस को लेंगे और प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव कैसे होंगे? आभासी होंगे, सीधे होंगे और बिंब के साइज से छोटे होंगे। मतलब वस्तु के साइज से छोटे होंगे, आभासी होंगे और सीधे होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है तो किस तरीके का प्रतिबिंब होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के साइज से छोटा बनता है। ये तो आगे देखते हैं। इस तरीके से आपने क्या समझा लेंस में किस तरीके से उत्तल लेंस का यूज होता है, किस तरीके से हम प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। और अवतल लेंस में भी देखा, इससे पहले हमने दर्पण को डिस्कस किया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो ये आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो श्वेत होता है अथवा रंगीन होता है। तो ये सारे परीक्षण आपने अपने बचपन में ज़रूर किए होंगे छोटी क्लासेस में। यहाँ पर आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा कि आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? सबने देखा होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है। ये जब भी बारिश हो जाती है उसके बाद हम इसको देखते हैं। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है तब हम इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष आर्क के रूप में देख सकते हैं। आर्क इस तरीके से बनता है। तो आर्क के रूप में हमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इस तरीके से इंद्रधनुष हमें बना हुआ दिखाई देता है। ये आप सबने देखा होगा। आगे देखते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और कैसे श्वेत प्रकाश रंगीन प्रकाश में बदल जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 रंगों को हम देखते हैं। ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। कौन कौन से कलर होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब हम साबुन के बुलबुले मतलब जो छोटा सा टॉय आता है उसमें हम लोग साबुन का जो घोल होता है वो भरा रहता है, उससे हम लोग जो बुलबुले निकालते हैं उनमें भी हमें कई रंग के प्रकाश नज़र आते हैं। तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसका मतलब है कि जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो भी हमें अनेक रंग दिखाई देते हैं। जैसे कि ये सीढ़ी है, इस पर जब लाइट पड़ती है तो इस पर भी हमें बहुत सारे रंग दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में रखी एक सीढ़ी, तो इस पर भी हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। इन सब अनुभवों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है। क्या सूर्य का जो प्रकाश है, श्वेत जो किरण है, वो विभिन्न रंगों का मिश्रण है या ये परावर्तित होकर कई रंगों में बदल जाती है? तो इन रंगों को याद करने की आपके पास ट्रिक भी होगी। इन सभी रंगों को हम कैसे याद रखते हैं? इनको हम पीछे से लेंगे। बैंगनी का लेंगे बै, जामुनी का जा,
बै, बैंगनी का बै, जामुनी का जा और नीला का नी, हा और पीला का पी और नारंगी का ना और ला का। तो ये हमारी ट्रिक बन जाती है बैजनी हप्पी नाला। तो इससे हम इन सारे कलरों को याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। ये सब ट्रिक आपने अपने बचपन में पढ़ी होगी। तो चलिए देखते हैं हमारा क्रियाकलाप। कांच का एक हमें प्रिज्म लेना है। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालना है। प्रिज्म के दूसरे फलक से निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की शीट अथवा दीवार पर गिरने देना है। फिर हम क्या देखेंगे कि जब हम ये प्रेक्षण करेंगे तो हम देखेंगे कि जो कलर होंगे वो इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी दिखाई देंगे। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न करना है। इनके नाम हमें लिखने हैं। अभी हमने इनके नाम डिस्कस किए। तो इसका मतलब है कि हम ये जो कलरफुल प्रकाश है इसको भी हम श्वेत प्रकाश ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ से ये श्वेत प्रकाश ही जाता है, जिससे ही ये प्रिज्म से जैसे परावर्तित होते हैं वैसे हमें ये 7 रंगों में विभक्त दिखाई देने लगता है। तो प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। प्रिज्म क्या करता है, एक किरण को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो इन 7 रंगों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या होगा, श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्रियाकलाप में हम देखते हैं, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्तानुसार हमें डिस्क लेनी है। इस डिस्क को 7 खंडों में बांटना है। और अब आप इन पर खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बना देना है और डिस्क को एक बॉल पेन या रिफिल की नोक पर ढीले से लगा देना है। तो हमें इस डिस्क को स्वतंत्रता पूर्वक क्या करना है, लगा देना है। इस तरीके से लगा देना। आप देखेंगे कि ये जो डिस्क है इस पर हमने बहुत सारे जो कलर थे, हमारे जो श्वेत प्रकाश के बाद प्राप्त होते हुए कलर, वहीं हमने यहाँ पर लिए हैं और इस तरीके से लगा दिया। बीच में एक छोटा सा छेद किया और ढीले से इसको लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको घुमाएंगे। जब ये घूर्णन करेगी तो डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाएंगे। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत हो जाती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज न्यूटन ने की थी, इसीलिए हम इसको कहते हैं। 7 वर्णों वाली डिस्क है और तेजी से जब हम घुमाते हैं तो देखिए ये श्वेत प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है इन 7 रंगों को मिलाकर हम श्वेत प्रकाश बना सकते हैं और इस श्वेत प्रकाश से हम परावर्तित करके 7 रंगों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस डिस्क को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन की डिस्क। पहली को एक अद्वितीय विचार आया। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया था। जब लट्टू घूमता है तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है। तो ये 7 वर्णों वाला लट्टू है, जैसे ये घूमा वैसे ही क्या दिखाई दिया, 7 वर्ण जो थे वो श्वेत प्रकाश में बदल गए। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस चैप्टर का समरी। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है। जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। जो समतल दर्पण है उस पर बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने जो वस्तु की दूरी होती है, उतनी ही दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग
वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग में दिखाई देता है और बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग में दिखाई देता है। तो ये आपने टॉपिक दायां और बायां में पढ़ा था कि किस तरीके से दर्पण में हमारा जो दायां हिस्सा है वो बायां दिखाई देता है और जो बायां हिस्सा है वो दायां दिखाई देता है। अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी हो जाता है, सीधा हो जाता है और आवर्धित हो जाता है। जैसे ही हम दर्पण के निकट रखते हैं वस्तु को तो क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी हो जाता है, सीधा और आवर्धित हो जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और साइज में बिंब से यानी कि वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा, आभासी और साइज में वस्तु से छोटा होता है। अब हम उत्तल लेंस वास्तविक लेंस की बात करते हैं। तो अभी तक हमने दर्पण की बात की, अब हम लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है जबकि बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है। जबकि जो वस्तु है वो लेंस के अत्यंत निकट रखी जाती है तब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और जब हम वस्तु को लेंस के अत्यंत पास लेकर के आते हैं तो प्रतिबिंब हमें आभासी, सीधा और आवर्धित मिलता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो हम उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और साइज में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। तो आपने आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।